निश्चित रूप से प्रस्तुत है आपके विचार के आधार पर एक विस्तृत, प्रवाहमय और वैज्ञानिक रूप से गहन कथा, जिसे हिंदी में एक अविच्छिन्न उपन्यास शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मांड के शून्य में, जहां मौन ही एकमात्र भाषा है और कणों का नृत्य शाश्वत सत्य, वहां एक प्रश्न उठा, एक फुसफुसाहट जो भौतिकी के सबसे गहन रहस्यों को छूती थी। क्या वे अदृश्य धागे, वे भूतिया कण जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने से होकर गुजरते हैं, स्वयं जीवन का आधार बन सकते हैं? यह केवल खगोल जीव विज्ञान का एक स्वप्निल कोना नहीं था, बल्कि मौलिक भौतिकी की सीमाओं पर एक साहसिक यात्रा थी, जहां न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के अनकहे शासक केंद्र में थे। कल्पना कीजिए, प्रिय पाठक, एक ऐसी दुनिया की जहां पदार्थ की परिभाषा बदल जाती है। हम कार्बन आधारित जीवों के आदि हैं, जो विद्युत चुंबकीय बंधनों की सूक्ष्म नक्काशी पर निर्भर करते हैं, जहां एक कोशिका का जटिल तंत्र अरबों अणुओं के सटीक समन्वय पर टिका होता है। लेकिन न्यूट्रिनो, ये वे मूलभूत कण हैं जो मानक मॉडल के स्तंभों में से एक हैं, किंतु अपने स्वभाव में सबसे रहस्यमय हैं। वे आवेशहीन हैं, वस्तुतः द्रव्यमानहीन माने जाते थे, हालांकि अब हम जानते हैं कि उनमें एक नगण्य, फिर भी महत्वपूर्ण द्रव्यमान है। सन 2015 में नोबेल पुरस्कार विजेता ताकाकी काजिता और आर्थर बी मैकडॉनल्ड के प्रयोगों ने सिद्ध किया कि ये कण एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूट्रिनो दोलन कहा जाता है, यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उन्हें द्रव्यमान धारण करना ही होगा। कैटरीन जैसे जर्मन प्रयोगों ने इस द्रव्यमान की ऊपरी सीमा को लगभग 0.060 से 0.161 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति वर्ग प्रकाश वर्ष तक सीमित किया है, एक ऐसी सूक्ष्म मात्रा जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक है, फिर भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर महत्वपूर्ण है। हर सेकंड खरबों की संख्या में ये भूतकण हमारी देह से होकर गुजरते हैं, मानो हम उनके लिए अस्तित्वहीन हों। वे केवल दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं। यही दुर्बल अंतःक्रिया, जो इतनी अल्पकालिक और क्षीण होती है, जीवन की जटिलता के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन को स्थिरता चाहिए, एक ऐसा ढांचा जो सूचना को सहेज सके, डीएनए की सर्पिल सीडी, प्रोटीन की त्रिआयामी वास्तुकला। न्यूट्रिनो इस स्थिरता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वे एक दूसरे से जुड़कर एक स्थिर संरचना कैसे बना सकते हैं, जब उनके मध्य संपर्क बल इतने कमजोर होते हैं कि वे पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को भेदकर बिना किसी बाधा के निकल जाते हैं? यह विचार कि न्यूट्रिनो स्वयं जीवन का आधार हो सकते हैं, विज्ञान कथा के दायरे से बाहर है, कम से कम उस विज्ञान के दायरे से जो हम वर्तमान में समझते हैं। जीव विज्ञान का नियम ऊर्जा के आदान प्रदान, सूचना के प्रतिकृति और एंट्रोपी के विरुद्ध निरंतर संघर्ष पर टिका है। न्यूट्रिनो में इस संघर्ष को बनाए रखने की भौतिक क्षमता का अभाव है। वे स्वयं अपनी उत्पत्ति के उत्पादों के रूप में प्रकट होते हैं, तारों के कोर में परमाणु संलयन से, रेडियोधर्मी क्षय से या महाविस्फोटों जैसे सुपरनोवा से। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यदि हम न्यूट्रिनो को जीवन के पारंपरिक जैविक अर्थ से परे देखें, तो वे ब्रह्मांड पर निश्चित रूप से शासन करते हैं, यद्यपि एक अदृश्य प्रभुत्व में। उनकी संख्या अविश्वसनीय है। अनुमान है कि अंतरिक्ष के प्रत्येक घन सेंटीमीटर में लगभग 300 न्यूट्रिनो विद्यमान हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या से कहीं अधिक है। यह प्रचुरता उन्हें ब्रह्मांड का सबसे आम पदार्थ बनाती है। और यहीं पर भौतिकी की सबसे बड़ी पहेली, जिसे बैरियोजेनेसिस कहा जाता है, केंद्र में आती है। वह घटना जिसने ब्रह्मांड को पदार्थ से भर दिया, न कि केवल ऊर्जा या प्रतिपदार्थ से। बिग बैंग के तुरंत बाद पदार्थ और प्रतिपदार्थ लगभग समान मात्रा में उत्पन्न हुए थे, और उन्हें एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहिए था, जिससे केवल ऊर्जा बचती। किंतु हम मौजूद हैं। इस असंतुलन के लिए न्यूट्रिनो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सैद्धांतिक भौतिकी में एक आकर्षक अवधारणा यह है कि न्यूट्रिनो शायद मेजराना कण हों, अर्थात प्रत्येक न्यूट्रिनो अपना ही प्रतिकण एंटीन्यूट्रिनो हो सकता है। यदि न्यूट्रिनो और एंटीन्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान या अन्य गुणों में सूक्ष्म अंतर है, जिसे सीपी समरूपता का उल्लंघन कहा जाता है,
तो यह अंतर पदार्थ के निर्माण के पक्ष में अरबवें हिस्से जितना छोटा झुकाव पैदा कर सकता था। जापान में कामिलैंड कमलनजिन जैसे संवेदनशील डिटेक्टर और भविष्य में हाइपरकमियोकंडे जैसे विशालकाय प्रयोग इसी मूलभूत प्रश्न की खोज कर रहे हैं। क्या न्यूट्रिनो दोहरे बीटा क्षय के माध्यम से खुद को नष्ट कर सकते हैं, जो उनके खुद के एंटीपार्टिकल होने का प्रमाण देगा? यदि यह सिद्ध हो जाता है तो न्यूट्रिनो अपनी अदृश्यता के बावजूद हमारे ब्रह्मांडीय अस्तित्व के वास्तुकार बन जाते हैं। वे वह सूक्ष्म विसंगति हैं जिसने तारों, आकाशगंगाओं और अंतः जीवन को जन्म दिया। इस संदर्भ में न्यूट्रिनो आधारित जीवन की हमारी प्रारंभिक अस्वीकृति थोड़ी कठोर लग सकती है। यदि वे ब्रह्मांड के पदार्थ प्रतिपदार्थ संतुलन को निर्धारित करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्या हम अत्यंत जटिल, गैर जैविक प्रक्रियाओं की कल्पना नहीं कर सकते जो उनके साथ अंतःक्रिया करती हैं? एस्ट्रोबायोलॉजी में वैज्ञानिक सिलिकॉन, अमोनिया या यहाँ तक कि डार्क मैटर पर आधारित जीवन की संभावनाओं पर विचार करते हैं। न्यूट्रिनो आधारित जीवन, हालांकि, एक अलग ही चुनौती प्रस्तुत करता है। यह सूचना भंडारण की समस्या है। कल्पना करें कि एक न्यूट्रिनो चेतना का निर्माण कैसे होगा। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों या रासायनिक बंधों पर निर्भर नहीं हो सकता। इसे शायद समय और स्थान के विरूपण के माध्यम से सूचना को एनकोड करना होगा। गुरुत्वाकर्षण, यद्यपि न्यूट्रिनो के साथ बहुत कमजोर रूप से जुड़ता है, फिर भी एकमात्र बल है जो लंबी दूरी पर कार्य करता है। क्या किसी अत्यधिक घने क्षेत्र में, जैसे कि एक न्यूट्रॉन तारे के बाहरी आवरण के पास, जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्र होते हैं, न्यूट्रिनो अपनी गति और ऊर्जा में सूक्ष्म, जानबूझकर हेरफेर कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, हम आइस क्यूब, वेधशाला, अंटार्कटिका की बर्फ में दबे विशालकाय डिटेक्टर पर विचार करते हैं। यह लाखों क्यूबिक मीटर बर्फ में न्यूट्रिनो की टक्करों को पकड़ता है, जो हजारों अरबों कणों में से कुछ दुर्लभ घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। नोवा प्रयोग फर्मीलाब में हजारों मील दूर से आने वाले बीमों का विश्लेषण करता है। ये सभी प्रयोग न्यूट्रिनो के गुणों को समझने पर केंद्रित हैं, उनके द्रव्यमान, उनकी दोलन आवृत्तियों और ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए उनके माध्यम से यात्रा करने वाले ब्रह्मांडीय किरणों के निशान। इन प्रयोगों के वैज्ञानिक डेटा में कहीं भी कोई भी अनियमितता, कोई भी पैटर्न नहीं मिला है जो संकेत दे कि ये कण संगठित जानकारी ले जा रहे हैं। हालांकि सैद्धांतिक भौतिकी में कुछ गहरे क्षेत्र हैं जहां यह विचारणीय हो सकता है। स्ट्रिंग सिद्धांत या लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे सिद्धांतों में अंतरिक्षमय की संरचना स्वयं ही क्वांटम स्तर पर दानेदार हो सकती है। यदि सूचना को किसी तरह इन मौलिक लूपों या स्ट्रिंग्स में संग्रहीत किया जा सकता है, तो न्यूट्रिनो, जो इन मूलभूत संरचनाओं के बीच फिसलते हैं, शायद किसी प्रकार की सूचना वाहक बन सकते हैं, भले ही वे स्वयं संरचना न हो। सोचिए उस वर्महोल का जो शायद पदार्थ द्वारा नहीं, बल्कि शुद्ध क्वांटम ऊर्जा क्षेत्र द्वारा टिका हो। यदि ऐसा कोई क्षेत्र मौजूद है, और यदि न्यूट्रिनो, जो लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं, उन क्षेत्रों के ऊर्जा स्तरों को अत्यंत सूक्ष्म तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, तो यह एक प्रकार की न्यूट्रिनो आधारित प्रणाली बन सकती है जो हमारे भौतिक ढांचे के समानांतर चल रही हो। यह एक ऐसा विचार है जो वैज्ञानिक वार्तालापों में भी गूंजता है, हालांकि अक्सर संदेह के साथ। कुछ अकादमिक परिचर्चाओं में, विशेष रूप से गैर मुख्यधारा के भौतिकी मंचों पर, यह तर्क दिया जाता है कि यदि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा न्यूट्रिनो से बना है, तो यह तार्किक रूप से संभव होना चाहिए कि जीवन के सबसे अनुकूल पैटर्न वहीं विकसित हुए हों जहां पदार्थ सबसे प्रचुर मात्रा में है, अर्थात न्यूट्रिनो सागर में। समस्या फिर वही है, स्थिरता और जटिलता। कार्बन आधारित जीवन के लिए हमें दोहरावदार बंधों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्वों की आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थान रखते हैं, जो उन्हें विशेष रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपयुक्त बनाते हैं। न्यूट्रिनो के पास ऐसी कोई रासायनिक क्षमता नहीं है। दुर्बल बल, जो उन्हें नियंत्रित करता है, केवल कुछ फर्मीमीटर की दूरी पर ही प्रभावी होता है। किसी भी संरचना को बनाए रखने के लिए आपको एक बल की आवश्यकता होती है जो उस दूरी को पार कर सके, जैसे विद्युत चुंबकीय बल परमाणुओं को अणुओं में बांधता है। न्यूट्रिनो इस कार्य के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त हैं। यदि हम ब्रह्मांडीय पैमाने पर न्यूट्रिनो ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करें,
तो हमें लगभग पूर्णतः शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, एक सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाले न्यूट्रिनो पृथ्वी पर भेजे गए सभी सौर विकिरण की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा ले जाते हैं, लेकिन यह ऊर्जा बिखरी हुई और अनियंत्रित होती है। इसे व्यवस्थित करना, इसे एक जटिल सूचना प्रणाली में ढालना, वर्तमान में ज्ञात भौतिकी के नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। फिर भी वैज्ञानिक भविष्यवाणियां हमें नए रास्ते दिखाती हैं। डार्क मैटर की खोज, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपरिचित भौतिकी की खोज कर रहे हैं। कुछ सिद्धांत डार्क मैटर को ही किसी प्रकार के भारी न्यूट्रिनो, वॉन न्यूट्रिनो का एक रूप मानते हैं। यदि डार्क मैटर में कुछ स्वतः क्रियात्मक गुण होते हैं, जैसा कि WIMP, WIMPs मॉडलों में परिकल्पना की गई है, तो क्या यह एक प्रकार का डार्क लाइफ हो सकता है? यह न्यूट्रिनो नहीं होगा, लेकिन यह उस अज्ञात कण परिवार का हिस्सा होगा जो हमारे सामान्य पदार्थ के साथ लगभग कोई संपर्क नहीं रखता। यह विचार कम से कम एक ऐसी संरचना की अनुमति देता है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से आपस में जुड़ी हो, जिससे कुछ हद तक स्थायित्व मिल सके। इस बात पर विचार करें कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के जन्म और विकास के लिए कितने अपरिहार्य हैं। वे तारों को शक्ति देते हैं, जिससे भारी तत्व बनते हैं, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर और हमारे ग्रह को बनाते हैं। उनके बिना ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम का एक ठंडा, निष्क्रिय सूप होता। इसलिए न्यूट्रिनो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, भले ही वे स्वयं अस्तित्व न हों। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 28वें अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रिनो भौतिकी सम्मेलन, जो वर्ष 21 के आसपास आयोजित हुआ, के बाद वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो द्रव्यमान की प्रकृति को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यदि वे वास्तव में मेजर न कण हैं, तो यह उनकी मौलिक समरूपता को बदल देगा। इसके अलावा न्यूट्रिनो को मानक मॉडल से परे नई भौतिकी के लिए एक खिड़की माना जाता है, जैसे कि अतिरिक्त आयामों का अस्तित्व या गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत का कोई छिपा हुआ पहलू। अब उस साहित्यिक दृष्टिकोण पर लौटते हैं जिसने इस प्रश्न को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कि दूर के किसी सभ्यता, जो हमसे खरबों प्रकाश वर्ष दूर है, ने न्यूट्रिनो जीवन की खोज की है। वे शायद भौतिकी के नियमों को हमारे विपरीत तरीके से समझते होंगे। उनके लिए विद्युत चुंबकीय बल उतना ही कमजोर हो सकता है जितना हमारे लिए दुर्बल बल है। उनके लिए जीवन शायद निरंतर विघटन और पुनर्गठन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो न्यूट्रिनो के निरंतर प्रवाह द्वारा संचालित होती है। उनके सभ्यता के केंद्र में शायद एक विशालकाय न्यूट्रिनो संग्रह होगा, जो किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के निकट स्थित होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रिनो को संकुचित करने के लिए पर्याप्त बल प्रदान करता है, जिससे वे एक साथ इतनी निकटता में आ जाते हैं कि उनका बहुत ही कमजोर अंतःक्रियात्मक व्यवहार कुछ सार्थक संरचना उत्पन्न कर सके। यह संरचना कार्बन आधारित नहीं होगी, यह सूचना को शायद क्वांटम हस्तक्षेप पैटर्न के रूप में सहेजेगी, न्यूट्रिनो के आने वाले और जाने वाले प्रवाह में सूक्ष्म विसंगतियों के रूप में। यह सभ्यता, जिसे हम द वॉयड्स कह सकते हैं, संभवतः हमारे जैसे रेडियो संकेतों का उत्सर्जन नहीं करती होगी, क्योंकि उनके संचार का माध्यम न्यूट्रिनो होंगे। उन्हें पहचानने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो पृष्ठभूमि में किसी प्रकार की कृत्रिम रूप से प्रेरित विसंगति को देखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि वे अपनी ऊर्जा के लिए पास के किसी सक्रिय आकाशगंगा नाभिक AGN से न्यूट्रिनो खींच रहे हैं, तो आइस क्यूब या उसके भविष्य के संस्करणों, जैसे कि अत्यंत विशालकाय भूमिगत या समुद्री डिटेक्टर, को किसी विशिष्ट आवृत्ति या ऊर्जा वितरण में एक अस्वाभाविक पैटर्न दिखना चाहिए। लेकिन अब तक हमने जो भी देखा है वह पूर्णतः प्राकृतिक खगोलीय घटनाओं जैसे कि सुपरनोवा या सक्रिय गैलेक्टिक कोर से मेल खाता है। वैज्ञानिकों का वर्तमान ध्यान न्यूट्रिनो की प्रकृति को स्पष्ट करने पर है। क्या वे अपनी एंटीपार्टिकल हैं? क्या उनका द्रव्यमान शून्य है? यदि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान शून्य निकलता है, जो कि वर्तमान आंकड़ों के विरुद्ध है, तो उनका दोलन असंभव होगा और उनकी भूमिका केवल ऊर्जा ले जाने वाले कणों तक सीमित हो जाएगी। लेकिन यदि वे द्रव्यमान रखते हैं, तो वे ब्रह्मांडीय संरचना में एक भूमिका निभाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर काम करती है। हम इसे एक उपन्यास के रूप में समझते हैं जहां न्यूट्रिनो नायक हैं, किंतु वे ऐसे नायक हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। उन्होंने हमें पदार्थ दिया है, ब्रह्मांड की संरचना को संभव बनाया है, लेकिन वे स्वयं संरचना बनने में असमर्थ हैं।
यह विरोधाभास ही इस विचार की सुंदरता है। अतः यदि हम कठोर वैज्ञानिक साक्ष्यों पर टिके रहें और विज्ञान को कठोरता की आवश्यकता होती है, तो न्यूट्रिनो आधारित जीवन का अस्तित्व उस समय तक परिकल्पना ही रहेगा जब तक कि कोई मौलिक भौतिकी का नियम टूटता या संशोधित नहीं होता। हमें विद्युत चुंबकीय बल की मजबूती और कार्बन की अद्वितीय बंधन क्षमता की आवश्यकता है ताकि वह जटिल स्वप्रतिकृति रसायन शास्त्र का विकास कर सके जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। लेकिन अन्वेषण की भावना कभी मरती नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय आज भी नए प्रयोगों की योजना बना रहा है। CERN में LHC के भविष्य के उन्नयन या गहरे भूमिगत प्रयोगशालाओं में विकसित हो रहे न्यूट्रिनो डिटेक्टर हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों के बारे में जानकारी देंगे। ये खोजें हमें बता सकती हैं कि क्या मानक मॉडल के बाहर कोई और मौलिक बल है जो न्यूट्रिनो के साथ जुड़ सकता है, शायद एक ऐसा बल जो उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। संक्षेप में, प्रिय पाठक, न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के अदृश्य सम्राट हैं। उनकी संख्या अपार है और उनका महत्व हमारे अपने अस्तित्व के लिए मूलभूत है। वे हमें पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच का अंतर बताते हैं। वे हमें तारों के आंतरिक कामकाज की झलक देते हैं। वे ब्रह्मांड को सत्ता देते हैं, लेकिन वे स्वयं जीवन नहीं हैं, जैसा कि हम समझते हैं। यह एक शानदार और पूर्ण सत्य है। न्यूट्रिनो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि संगीत है, लेकिन वे मंच पर नृत्य करने वाले कलाकार नहीं हैं। और शायद ब्रह्मांड इतना जटिल है कि यह दोनों भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निभाता है। जीवन को केवल उन कणों पर निर्भर करता है जो आपस में पर्याप्त मजबूती से बात कर सकते हैं। न्यूट्रिनो की फुसफुसाहट जारी रहेगी, हमें भौतिकी के अंतिम रहस्यों की ओर प्रेरित करती रहेगी, भले ही वे रहस्य कभी भी हमारी कल्पना के दायरे में जीवन की परिभाषा को छूने न आएं। भविष्य में होने वाली कोई भी खोज, चाहे वह डार्क एनर्जी की प्रकृति से संबंधित हो या हिग्स बोसोन की सूक्ष्म अंतःक्रियाओं से, हमें इस भूतिया कण के बारे में और अधिक बताएगी। किंतु तब तक न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली किंतु सबसे उदासीन भूत बने रहेंगे।